अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हमने पढ़नी है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज है, राइट। ब्लू पोइट्री जो हम पढ़े थे उसी की एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले ना, अगर आप बुक पे चले जाएं तो आपको बुक पे नजर आएगा कि यहाँ पर वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पोर्शन दिया गया है, राइट। और इसमें लिस्ट ऑफ ईडियम्स दिए गए हैं कि आपके सामने ये ईडियम्स लिखे हुए हैं और इनके मीनिंग्स आपको पहले पता होना चाहिए, ताकि फिर आप इन ब्लैंक्स को फिल कर सकें, राइट। इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमें इन ईडियम्स के मीनिंग का पता होना ज़रूरी है। तो पहले हम इन ईडियम्स के मीनिंग्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है ना इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए आते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी टू डू। कोई भी चीज़ जो बहुत आसान होती है ना, उसको हम कह देते हैं पीस ऑफ केक। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश बहुत आसान लग रही है ना, तो वो कह सकता है कि इंग्लिश एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ठीक है। कोई भी चीज़ जो बहुत आसान होगी वो आप उसको पीस ऑफ केक कह सकते हैं। फिर दूसरा है वॉक इन द पार्क। अब वॉक इन द पार्क का भी ना इसी से सिमिलर एक मीनिंग है। इसका मतलब भी होता है कि कोई चीज़ बहुत आसान हो जिसको आप कर रहे हो, समथिंग वेरी इजी एंड एंजॉयबल। कोई चीज़ आसान भी है और साथ में एंजॉयबल भी है, तो आपके लिए कोई सब्जेक्ट भी इजी और एंजॉयबल हो सकता है। किसी के लिए ड्राइविंग जो है वो एंजॉयबल और जो है वो ईजी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि आप किस टास्क को बहुत ज़्यादा ईजी और एंजॉयबल समझते हैं, उसको आप कह सकते हैं इट इज़ लाइक अ वॉक इन द पार्क फॉर मी, ठीक है। तो आप इस तरह की बात कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है वेल ऑफ अ टाइम। अब वेल ऑफ अ टाइम का मतलब होता है अ रियली ग्रेट फन। जब आपको बहुत मज़ा आया हो किसी चीज़ के अंदर, कोई किसी काम में बहुत ही इंजॉयबल टाइम गुजरा हो आपका, तो आप उसको कह सकते हैं वेल ऑफ अ टाइम, ओके। फिर आता है रनवे सक्सेस। अब रनवे सक्सेस का मतलब ये है अ ह्यूज सक्सेस दैट बिकम्स पॉपुलर वेरी क्विकली। एक तो क्या है, एक बहुत बड़ी सक्सेस है, ह्यूज सक्सेस है, और वो क्या है, वो साथ में पॉपुलर भी बहुत जल्दी हो गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रनवे सक्सेस। अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स तो बहुत एक कॉमन सा इडियम है, सब बच्चों ने इसको सुना भी होगा कि अच्छा टाइम भी आता है और बुरा टाइम भी आता है, ठीक है। गुड एंड बैड टाइम्स, अप्स एंड डाउन्स हम कहते हैं गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स को। डिफिकल्ट सिचुएशंस और सक्सेस जब साथ साथ आ रही हो, ठीक है, जिसको उर्दू में नशेबो फराज भी कहते हैं, राइट। अच्छा, हार्ड नट टू क्रैक। अब हार्ड नट टू क्रैक का जैसे मीनिंग भी समझ आ रहा है इन्हीं वर्ड्स के अंदर से कि क्या है, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है जिसको क्या करना जिसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। कोई काम जो करना मुश्किल हो रहा है उसको हम कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन टू डील विद, टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुश्किल चीज़ हो सकती है जिसको करने में मुश्किल आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? अ हार्ड नट टू क्रैक। अच्छा, बिटर पिल टू स्वॉलो। अब क्या है, एक अ पेनफुल और अनप्लेजेंट फैक्ट दैट यू मस्ट एक्सेप्ट। कभी कभार जिंदगी में ऐसे डिसीजन, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसको हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बारे में हम कह सकते हैं बिटर पिल टू स्वॉलो। आपको जैसे एक कड़वी दवाई खानी पड़ रही है, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी इवन दो इट्स हार्श, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। शॉर्टकट। शॉर्टकट तो एक बहुत कॉमन वर्ड भी है, आपको पता ही होगा। ये किसी भी चीज़ का जो एक क्विक एंड ईजी वे होता है टू गेट समथिंग डन, ठीक है। बाकी स्टेप्स को आप स्किप करके डायरेक्ट जो है वो एक चीज़ पे पहुंच जाए, वो आपका शॉर्टकट होता है। यूजुअली आप कॉलेज में जो है वो पूरा लंबा रास्ता लेने की बजाय जो दरमियान के रास्ते से गुजर के आ रहे होते हैं, दैट इज़ अ शॉर्टकट। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है बूट स्ट्रैप्स। अब बूट स्ट्रैप्स क्या होते हैं? इन पुल योर सेल्फ अप बाय योर bootstraps to succeed by your own efforts without help। कि अब आप क्या कर रहे हैं? आप किसी और की हेल्प लिए बगैर अपनी खुद की मदद कर रहे हैं, ठीक है। जब अपनी खुद की मदद कर रहे हैं किसी और की हेल्प लिए बगैर, तो उसको हम क्या कहते हैं? बूटस्ट्रैप कहते हैं, ठीक है। पुल योर सेल्फ अप बाय योर बूटस्ट्रैप, ये पूरा का पूरा मुहावरा इस तरीके से है, ठीक है, कि आप क्या करें, अपने आप को खुद आप जो है ना वो इस काबिल बना रहे हैं कि अपनी एफर्ट्स लगा के ही आप उसको ठीक कर रहे हैं। फीट वेट टू गेट इनिशियल एक्सपीरियंस टू स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है। तो अपने फीट को वेट करने का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, आप फील्ड के अंदर आ जाएं, आप इनिशियल एक्सपीरियंस लें। तो जब आप इनिशियल एक्सपीरियंस लेंगे किसी चीज़ का, तब आप उसको समझ सकेंगे अच्छे तरीके से, आपको पता चलेगा कि किसी चीज़ को स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने का तरीका क्या है? फीट वेट इज़ द राइट वे टू स्टार्ट समथिंग। अच्छा, अब क्या है, अब आपके सामने ना यहाँ पे ब्लैंक्स लिखी हुई हैं। आई होप यू कैन सी ऑल दीज ब्लैंक्स। तो सबसे पहली ब्लैंक हमारे पास यहाँ पर आ रही है, fill in the blanks with the correct idioms from the provided list। आपने अब इस लिस्ट के अंदर से इनको फिल करना है। I told my friend not to worry about the exam, it is just a piece of cake, after all he's been studying diligently। अब इस सेंटेंस के अंदर उन्होंने हमें ऑलरेडी जो है वो इडियम प्रोवाइड किया हुआ है, और उसमें क्या है, उसमें लिखा हुआ है अ पीस ऑफ केक, ठीक है। कि क्या है?
मैंने अपने दोस्त को क्या बताया एग्जाम के बारे में कि इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, आफ्टर ऑल ही इज बीन स्टडिंग डिलिजेंटली। क्योंकि तुम इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ केक है एग्जाम, तो इसके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर सेकेंड सेंटेंस है, आफ्टर द इंटेंस प्रैक्टिस सेशंस द बास्केटबॉल टीम इज कॉन्फिडेंट they will come out on top, winning the championship is not a dash। अब यहाँ पर क्या आएगा, is not a walk in the park। अब देखें क्यों इसमें हम लगा रहे हैं is not a walk in the park, हम इसमें इसलिए लगा रहे हैं, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आई होप ये अब लिखने में आसानी होगी, walk in the park। अब हम इसको यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, हम इसमें इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसमें एक इंटेंस प्रैक्टिस जारी है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो चैंपियनशिप इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स नॉट अ वॉक इन द गार्डन, नॉट अ वॉक इन द पार्क। ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, ठीक है, इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, शी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर बट हर फ्रेंड्स इनकरेज्ड हर टू अटेंड द पार्टी, सरप्राइजिंगली शी हैड अ डैश टाइम। अब देखिए, शी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर, अंडर द वेदर भी एक हमारे पास ईडियम है, राइट, कि जब आप अच्छा फील ना कर रहे हो, थोड़े से सिक हो, बीमार हो वेदर की वजह से, तो हम उसको अंडर द वेदर कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके फ्रेंड्स ने उसको इंकरेज किया कि वो क्या करे, वो पार्टी में जाए, और जब वो पार्टी में गई तो उसने क्या किया, उसने एंजॉय किया। तो उसके लिए हम कौन सा ईडियम इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने आप लोगों को पहले इसका मीनिंग बता दिया था, वो क्या था, वेल ऑफ अ टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शी हैड अ वेल ऑफ अ टाइम, उसने बहुत एंजॉय किया। फिर नेक्स्ट आ रहा है, डिस्पाइट द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट द स्टूडेंट्स पुल्ड टुगेदर एंड वर्क टायरलेसली, देयर एफर्ट्स पेड ऑफ एंड द प्रोजेक्ट वाज अ डैश सक्सेस। तो कौन सी सक्सेस हमने भी ऊपर देखी थी, आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, ये क्या है, रनवे सक्सेस, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, रनवे, ठीक है। बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था लेकिन बच्चों ने क्या किया, बहुत मेहनत की, और फिर क्या हो गया, उनकी जो मेहनत थी वो रंग लेकर आई, और उनका जो प्रोजेक्ट था दैट वाज अ रनवे सक्सेस, कि वो उसी तरह बहुत फेमस भी हो गया। अच्छा, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट के ऊपर, वो क्या है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड, इट ओपन्स अप अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो कम्स विद इट्स डैश चैलेंजेस। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि क्या है, कि एक न्यू लैंग्वेज को लर्न करना क्या है, डबल एज स्वॉर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चीज़ें आ रही हैं, बहुत मुश्किल चीज़ है, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। इट ओपन्स अप अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज तो लेकर आती है, लेकिन क्या है, बट ऑल्सो कम्स विद इट्स डैश चैलेंजेस। तो कौन से चैलेंजेस के साथ वो आती है, अप्स एंड डाउन्स हम इसकी जगह लिख सकते हैं, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स, राइट। फिर हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू हिट द बुक्स इफ दे वांटेड टू एक्सेल इन द अपकमिंग एग्जाम, सक्सेस इज नॉट हैंडेड टू यू ऑन अ डैश। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब टीचर बच्चों को जो है वो क्या कर रही है, वो इंस्ट्रक्ट कर रही है कि आपके लिए जो चीज़ें हैं ना वो इतनी मुश्किल, वो आसानी से नहीं मिल जाती, ठीक है। जो आपका जो सक्सेस है, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक है, अ पीस ऑफ केक क्या है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, दिस इज नॉट एन ईजी थिंग। The actor took the criticism with a grain of salt and used it as motivation to improve. Constructive feedback can be a valuable dash. तो वो क्या हो सकती है, constructive feedback can be a bitter pill to swallow, ठीक है, bitter pill to swallow हम इसमें लिख सकते हैं, pill to swallow, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास आगे आ रहा है, द क्लास क्लाउन फाइनली रियलाइज दैट कटिंग कॉर्नर्स इन हिज असाइनमेंट्स वाज नॉट द वे टू गो, ही अंडरस्टूड दैट देयर इज नो डैश टू सक्सेस। तो हमें क्या पता चल रहा है, जो क्लास में जो बच्चा हर वक्त जो है वो अपनी असाइनमेंट्स के अंदर भी जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करता रहता है और वो ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक है, वहाँ पर भी डंडी मार रहा है, और यहाँ पर भी आगे भी हम देखें तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि उसको टीचर क्या समझा रही है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो यहाँ पर क्या आएगा, शॉर्टकट टू सक्सेस। She decided to take matters into her own hands and resolve the issue independently.
समटाइम्स यू हैव टू पुल योर सेल्फ अप बाय योर ओन। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत आसान सा एक इडियम है, आपको पता होगा वो क्या आएगा, ओन बूटस्ट्रैप। ठीक है, यू हैव टू पुल योर सेल्फ अप बाय योर ओन बूटस्ट्रैप। मतलब इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, आपने अपने आप को खुद ही मेहनत करके ऊपर लेके जाना है। यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। द न्यू स्टूडेंट फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द अनफेमिलियर स्कूल एनवायरमेंट। इट टुक टाइम बट इवेंचुअली शी फाउंड हर डैश। अब देखिए यहाँ पे फिश आउट ऑफ वाटर का भी मतलब यही है कि जब आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको पहला स्टेप लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शी फाउंड हर फीट वेट। आप इसके अंदर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक्सरसाइज बी आ रही है हमारे पास, फिगर्स ऑफ स्पीच की। अब फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, ये हम पिछली क्लासेस में अगर हम जाएं तो हम वहाँ पे इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और ये फिगर्स ऑफ स्पीच जो दो इसमें डिस्कस की जा रही हैं वो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब बुक की एक्सरसाइज के अंदर है तो हम इसको एक दफ़ा फिर से पढ़ लेते हैं। अच्छा, figures of speech. Figures of speech are rhetorical devices and expressive use of language in which the words are not taken in their literal sense. Figures of speech provide emphasis or create other meaningful effects. तो आपकी जो figures of speech होती है ना, बेसिकली वो क्या होती हैं, वो आपकी literary devices होती हैं। वो ऐसे words होते हैं जो कि अपने मीनिंग के अलावा कुछ और मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं, या फिर वो एक इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट करते हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं, या चीज़ें का बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए या फिर किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करने के लिए हम इस तरह की जो डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यूफेमिज्म। अब यूफेमिज्म क्या होता है, हम इसको ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। अ यूफेमिज्म इज अ माइल्ड indirect or vague expression that is substituted for an expression that is deemed offensive or harsh. तो बेसिकली यूफेमिज्म एक ऐसी डिवाइस है कि जब आपने किसी भी हार्श बात को या किसी भी नेगेटिव चीज़ को आपने थोड़ा सा पॉजिटिव कह के करना हो या फिर लाइट वे में करना हो। जैसे मैंने आपको जब ये पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम जैसे उर्दू में भी बात करते हैं ना, हम ये नहीं कहते कि वो मर गया, वो वफात पा गया, वो इंतकाल कर गया। सिमिलरली हम इंग्लिश में भी ये नहीं कहते ही डाइड, हम कहते हैं ही पास्ड अवे, राइट। तो कभी कभार हमने चीज़ों को थोड़ा सा लाइट वे में बात करनी होती है, या फिर हमने उसको थोड़े से डिफरेंट अल्फाज के अंदर हम उस बात को बयान कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसको हार्श वर्ड के साथ कहें, ठीक है। समटाइम्स टीचर्स बच्चों को जब किसी चीज़ के बारे में समझा रही होती हैं या उन्हीं की किसी चीज़ पे अगर उन्होंने क्रिटिसिज्म भी करना होता है तो क्रिटिसिज्म करते वक्त भी वो इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करती हैं कि बच्चा जो है वो उससे डिसहार्ट ना हो जाए, या बच्चा जो है वो उससे परेशान ना हो जाए कि ये मैंने बहुत एक्सट्रीम चीज़ कर दी है, राइट। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा मैंने आपको एक और एग्जांपल दी थी इसकी कि जब कोविड में बहुत से लोगों को फायर किया जा रहा था तो वो लोग फायर का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ठीक है, एकदम से लोगों का हेट लेने के लिए। वो कह रहे थे डाउन साइजिंग, ठीक है, हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं, हम फायर नहीं कर रहे। हालांकि कर तो एक ही चीज़ रहे हैं, उसका मतलब सेम है, लेकिन क्या करते हैं अक्सर औकात जो वर्ड्स है ना वो भी एक डिफरेंट तरह का इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कोई बहुत बड़ी बात को आप बहुत हल्के अंदाज में भी कर जाते हैं तो उससे उसका इम्पैक्ट वही जाता है, उसको मकसद पूरा हो जाता है, लेकिन क्या है आपके करने का तरीका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेस्ट रूम इज अ यूफेमिज्म ऑफ टॉयलेट, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, टॉयलेट या वॉशरूम की जगह रेस्ट रूम का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो वो क्या है, वो भी उसका यूफेमिज्म है। यूफेमिज्म इन पर्टिकुलर can be used to soften harsh, gross or offensive language when a writer or speaker wants to keep a consistently polite or respectful tone. तो sometimes अपनी एक बहुत ही polite और respectful tone को maintain रखने के लिए हम बहुत harsh चीज़ों को या बहुत gross चीज़ों को क्या करते हैं, हम उसको बहुत लाइट वे में कर देते हैं। सिमिलरली कुछ टैबूज होते हैं जिनको डिस्कस करने के बजाय उन वर्ड्स का इस्तेमाल करने के बजाय उसकी जगह हम बहुत सारे और अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो चीज़ जो है वो उस तरीके से सोसाइटी में ना इम्पैक्ट क्रिएट करे। अच्छा, एन ऑक्सीमोरॉन इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड व्हेन सीमिंगली contradictory words combine for a specific or meaningful purpose. अब ये दूसरी चीज़ जो आ रही है ना वो ऑक्सीमोरॉन है। अब ऑक्सीमोरॉन भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीमोरॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप दो ऑपोजिट चीज़ों को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं ताकि उस चीज़ का जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल डेफनिंग साइलेंस, ठीक है, बहरा कर देने वाली खामोशी। अब सोचें कि अब आप इतनी खामोशी है कि वो, अगर हम ये भी कहें ना, चीखती हुई खामोशी, तो कभी कभार हम इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि वो बहुत गहरा इम्पैक्ट देते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ ना कि द सैडेस्ट स्माइल,
अब देखिए एक स्माइल क्या है, वो एक डिफरेंट तरह की कॉनोटेशन है, लेकिन हम उसको सैड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं हम उनको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। अच्छा, अब शेक्सपियर ने तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया ऑक्सीमोरॉन को अपनी राइटिंग्स के अंदर, आपने देखा भी होगा। शेक्सपियर फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ हिस्ट्रीज फेवरेट पोएट एंड प्ले राइट्स who is often credited with being witty, funny and awfully tragic all in the same piece of work। तो हमने देखा है शेक्सपियर की राइटिंग्स के अंदर कि उसकी राइटिंग्स के अंदर हमें जो है वो फनी भी होती हैं, विटी भी होती हैं, उसमें ट्रेजिक वाला एलिमेंट भी होता है, ठीक है। और कभी कभार ये सब चीज़ें एक ही जो है ना वो वर्क के अंदर हमें सारी नजर आ जाती हैं। यूजेस ऑक्सीमोरॉन टू ग्रेट इफेक्ट। अब वो क्या करता है, वो ऑक्सीमोरॉन का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट करता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन कैन बी फाउंड इन हिज प्ले रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट के बारे में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने ना सुना हो, जिसको ना पता हो, ठीक है। द क्लासिक लव स्टोरी दैट इन्फ्लुएंस्ड मैनी लव स्टोरीज देयर आफ्टर। तो ये एक जो है एक बहुत ही क्लासिक लव स्टोरी थी जिसका रेफरेंस भी, जिसकी जो है वो हमने देखा है कि इसका रेफरेंस भी बहुत सारी और स्टोरीज के अंदर, या फिर उससे इंप्रेस होकर बहुत सारी और स्टोरीज लिखी जाए, या उसको एज इंस्पिरेशन देख के लिखी जाए बहुत सारी स्टोरीज, तो हमने वो भी देखी हैं, राइट। तो उसके अंदर ऑक्सीमोरॉन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है, वो भी हम देख भी लेते हैं कि कहाँ कहाँ आ रहा है। रीड द फॉलोइंग एक्सर्ट फ्रॉम एक्ट 1 सीन 1 in which the lead character Romeo expresses his emotional conflict at not being able to be with the woman he loves। तो वो क्योंकि रोमियो उस टाइम पे जूलियट के पास नहीं था और उसने अपने लव को किस तरीके से एक्सप्रेस किया वो हमें इस सीन के अंदर नजर आता है। अच्छा, because their families are fierce enemies and would not tolerate such a union, some examples of oxymoron are in red। अच्छा, अब क्या है, अब आप देख सकते हैं ये आपके सामने ना एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। अब इस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जो है ना वो सीन 1 से ली गई है, एक्ट 1 से ली गई है, जिसमें रोमियो और जूलियट जो थे दे वर नॉट टुगेदर और दोनों की फैमिलीज एक दूसरे की दुश्मन थी। तो इस पर रोमियो जो है वो ये सब कुछ कह रहा है। लेट्स सी, व्हाई देन ओ ब्रॉलिंग लव ओ लविंग हेट ओ एनीथिंग द नथिंग फर्स्ट क्रिएट ओ हैवी लाइटनेस serious vanity, misshapen chaos of well-seeming forms, feather of lead, bright smoke, cold fire, sick health, still waking sleep, that is not what it is. This love feel I, that feel no love in this। अब देखिए इस पूरे के पूरे जो पैसेज के अंदर आप देखें अगर, आपको कितनी सारी चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं, कितने ऑक्सीमोरॉन है जिसका इस्तेमाल किया गया है। अब हम इनको अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाए। सबसे पहले तो देखिए लविंग हेट। अब लविंग हेट दो ऑपोजिट एक्सप्रेशंस हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें हैवी लाइटनेस, हैवी और लाइटनेस दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं जिसको इस्तेमाल करके एक डिफरेंट तरह का एक एक्सप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से मिसहैपन chaos, feather of lead, bright smoke, cold fire, sick health, ठीक है, waking sleep, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, ये दोनों ऑपोजिट आइडियाज़ को इकट्ठा करके उसने अपने जो है ना एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया है कि लविंग हेट के वो एक ऐसी नफरत है जो प्यार करने से रोक रही है, ठीक है, जिसमें प्यार है और उसमें नफरत हो रही है कि वहाँ पे जो और इर्द गिर्द के लोग हैं वो उनको रोक रहे हैं, राइट। तो इस तरह के सारे एक्सप्रेशन को यूज़ करने का मतलब मकसद यहाँ पर यही था कि एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, हमने फिगर्स ऑफ स्पीच देखी हैं, हमने उसके अंदर यूफेमिज्म ऑक्सीमोरॉन को देखा है, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है इससे पहले जो पढ़ा है वो हमने ईडियम्स देखे थे और उन ईडियम्स को हमने डिटेल में समझा, उनके मीनिंग्स को समझा और उसके अकॉर्डिंग हमने ब्लैंक्स को फिल किया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह पेज नंबर 105 से। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीबडी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इस पोइट्री को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लिएगा। वैसे तो आपकी ओरल कम्युनिकेशन की क्लास में ये है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़ एवरीबडी।